हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस कांस्टेंट रहती है तो उस प्रोसेस को अपन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। यानी डेफिनेशन के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ, एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट is called a polytropic process। मोलर हीट कैपेसिटी को अपन C से डिनोट करते हैं। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में गैस के लिए C की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट अपन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट देखते हैं। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट ये होगा, PV to the power R is equal to constant। यहाँ पे R पॉलीट्रोपिक इंडेक्स कहलाता है। पॉलीट्रोपिक इंडेक्स की वैल्यू ये होती है C माइनस सी पी अपॉन C माइनस सी वी। यहाँ पर Cp तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, जबकि Cv मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डिनोट कर रही है। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट आता कहाँ से है, उसके लिए अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। अगर मैं गैस के ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूं तो अपने पास ये आएगा, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, यानी हीट सप्लाइड टू द गैस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस प्लस वर्क डन बाय द गैस। अब देखिए, गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी को अपन ये लिख सकते हैं, C is equal to 1 upon n dq by dt। तो dq को अपन अगर C की टर्म्स में रखें तो dq की वैल्यू ये हो जाएगी nc dt। सिमिलरली अपन इंटरनल एनर्जी में चेंज को ये लिख सकते हैं, du is equal to ncv dt। वर्क डन बाई द गैस, वर्क डन बाई द गैस ये होगा dw इज इक्वल टू pdv। तो यहाँ से अपन dq, du और dw की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा nc dt इज इक्वल टू ncv dt प्लस p dv। ncv dt को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास ही आ जाएगा n इंटू c माइनस सी वी डी टी इज इक्वल टू p dv। इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। अब अपन आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन से अपने को ये पता है, PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूं तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, P dV प्लस V dP। राइट हैंड साइड में अपने पास ये आएगा nR dt। और अब मैं n dt की वैल्यू ये लिख सकता हूं, P dV प्लस V dP अपॉन R। ये वैल्यू अपन इक्वेशन 2 के अंदर यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 ये हो जाएगा, C माइनस सी वी इंटू P dV प्लस V dP अपॉन R
इज इक्वल टू पी डीवी। इस पूरे इक्वेशन को मैं r से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो अपन ये लिख सकते हैं, c माइनस सी वी को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो एक टर्म तो ये आ जाएगी c माइनस सी वी इंटू पी डी वी, और एक टर्म ये आएगी c माइनस सी वी वी डी पी। राइट हैंड साइड में ये आएगा r पी डी वी। अब इस r पी डी वी को भी अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं। यहाँ पे ऑलरेडी पी डी वी है तो पी डी वी को अपन कॉमन ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास ही आ जाएगा c माइनस सी वी माइनस आर पी डी वी एज इक्वल प्लस c माइनस सी वी वी डी पी इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेयर्स रिलेशन से अपने को ये पता है Cp इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, तो ब्रैकेट में जो Cv प्लस आर है उसको Cp से रिप्लेस कर देते हैं। तो पहली टर्म ये हो जाएगी C माइनस सी पी पी डी वी प्लस C माइनस सी वी वी डी पी इज इक्वल टू 0। अब अपन इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। इस पूरे इक्वेशन को मैं c माइनस सी वी इंटू पी वी इस टर्म से डिवाइड कर देता हूं। तो अगर इस टर्म से डिवाइड करूंगा तो पहली टर्म तो ये आ जाएगी c माइनस सी पी अपॉन c माइनस सी वी। p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इस p से ये p कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास ये रह जाएगा dv अपॉन v प्लस जब अपन सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे इससे तो यहाँ पे c माइनस सी वी से तो c माइनस सी वी कैंसिल हो जाएगा और v से v कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास केवल dp अपॉन p रह जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ dp अपॉन p इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में जो पहली टर्म है ब्रैकेट के अंदर, इस टर्म को अपन बोलते हैं पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। इसको अपन r से डिनोट कर देते हैं c माइनस सी पी अपॉन c माइनस सी वी। चूंकि अपन ने c को कांस्टेंट लिया है तो r भी कांस्टेंट होगा। r इज कांस्टेंट टू, तो अपन जब इंटीग्रेट करेंगे तो r को इंटीग्रेशन साइन से अपन बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि r एक कांस्टेंट है। तो अब मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देता हूं। अपने पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन r dv अपॉन v प्लस इंटीग्रेशन dp अपॉन p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। तो पहली टर्म के अंदर अपन r को तो बाहर निकाल लेते हैं, dv अपॉन v इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln v, dp अपॉन p इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln p और 0 का इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड में अपन r को अपन v की पावर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ln v टू द पावर r प्लस ln p इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको अपन ये लिख सकते हैं ln ऑफ p v टू द पावर r इज कांस्टेंट। p v टू द पावर r का log कांस्टेंट है, इसका मतलब p v टू द पावर r इज आल्सो कांस्टेंट। तो अपन ये लिख सकते हैं p v टू द पावर r इज कांस्टेंट। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट ये हो जाएगा p v टू द पावर r इज कांस्टेंट।
अब अगर अपने को ये डिसाइड करना है कि कोई पार्टिकुलर प्रोसेस पॉलीट्रोपिक है या नहीं, तो अपन उसके इक्वेशन ऑफ स्टेट को पी वी टू द पावर आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में लाना चाहेंगे। अगर अपन इक्वेशन को पी वी टू द पावर आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, इसका मतलब वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। और अगर अपन ऐसा नहीं कर पाते, इसका मतलब वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको पीवी कर्व दिया हुआ है, वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर को रखा गया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वॉल्यूम को रखा गया है। एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन कर्व आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ये प्रेशर एक्सिस है और ये वॉल्यूम एक्सिस है। तो यहाँ पे आपको ये पूछा गया है, अगर गैस इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के थ्रू इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी में ट्रांजिशन कर रही है, तो क्या ये प्रोसेस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है? तो यहाँ पे देखिए अपने को स्ट्रेट लाइन दी हुई है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx। यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे तो प्रेशर रखा हुआ है, तो y की जगह तो मैं p रख देता हूँ, x की जगह वॉल्यूम रख देता हूँ और स्लोप अपन कांस्टेंट k के बराबर मान लेते हैं। तो अपने पास ये आ जाएगा p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू वी, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ पी वी टू द पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट k। यानी अपन ने इक्वेशन ऑफ स्टेट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, पी वी टू द पावर आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पे आर की वैल्यू अपने पास -1 है। इसका मतलब ये एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है जिसके लिए पॉलीट्रोपिक इंडेक्स -1 होगा। अगर मान लीजिए अपने को कर्व इस टाइप का दिया हुआ होता, मैं एक अनोदर पीवी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रेशर को फिर से वर्टिकल एक्सिस पे रखेंगे, वॉल्यूम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और अब की बार मान लो अपने को ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है। ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है। गैस इनिशियल स्टेट ए से इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के थ्रू फाइनल स्टेट बी में ट्रांजिशन कर रही है। तो अब अगर ये पूछा जाए कि क्या ये प्रोसेस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन जो है वो वाई एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे वाई एक्सिस पे तो प्रेशर है, तो मैं y की जगह तो p रख देता हूँ। p इज इक्वल टू स्लोप मान लेते हैं k1 के बराबर है, k1 इंटू वी प्लस y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है उसको मैं k2 से डिनोट कर देता हूँ। तो अब अगर अपन इसको p v टू द पावर r इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, तो उसके लिए अगर मान लो मैं इसको v से डिवाइड कर देता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये फॉर्म बन जाएगी p v टू द पावर -1, लेकिन राइट हैंड साइड में आप ये देखोगे कांस्टेंट टर्म्स अपने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो सेकंड टर्म आएगी राइट हैंड साइड में उसमें वॉल्यूम वाली टर्म भी रहेगी। तो राइट हैंड साइड को अपन कांस्टेंट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, तो ये प्रोसेस आपकी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस नहीं होगी। इट इज नॉट ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो अब अपन अगर किसी भी प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट देख के ये पता कर सकते हैं कि वो प्रोसेस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है या नहीं है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में गैस के द्वारा वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये अपन अब आगे देखेंगे। किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में
गैस के द्वारा किया गया वर्क अपन इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं। वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2। अब यहाँ पे देखिए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में अपने पास इक्वेशन ऑफ स्टेट ये है पी वी टू द पावर आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं कॉन्स्टेंट को C से डिनोट कर देता हूँ। तो प्रेशर को वॉल्यूम की टर्म्स में ये लिख सकते हैं P इज इक्वल टू C V टू द पावर माइनस आर। प्रेशर की ये वैल्यू अपन वर्क के एक्सप्रेशन में रखेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन C V टू द पावर माइनस आर डी वी फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2। अब C तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। V टू द पावर माइनस आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा V टू द पावर माइनस आर प्लस 1 अपॉन माइनस आर प्लस 1। इसमें अपन लिमिट्स पुट करेंगे। अपर लिमिट है V2, लोअर लिमिट है V1। तो लिमिट्स पुट करने के बाद अपने पास ये आ जाएगा, न्यूमरेटर में ये आएगा C V2 की पावर माइनस आर प्लस 1 माइनस C V1 की पावर माइनस आर प्लस 1, जबकि डिनोमिनेटर में अपने पास रहेगा 1 माइनस आर। अब देखिए न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं उनको इस तरह से लिख सकता हूँ C V2 की पावर माइनस आर इंटू V2, और इसी तरह से सेकेंड टर्म को ये लिख देता हूँ C V1 की पावर माइनस आर इंटू V1 अपॉन 1 माइनस आर। अब देखिए अगर अपन इक्वेशन ऑफ स्टेट अप्लाई करें तो इनिशियल स्टेट में मैं प्रेशर को ये लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल टू C V1 की पावर माइनस आर, और फाइनल स्टेट में प्रेशर को ये लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू C V2 की पावर माइनस आर। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उनको अपन P2 और P1 से रिप्लेस कर देते हैं। वर्क डन का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस आर। अब अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करूं तो आइडियल गैस इक्वेशन से फाइनल स्टेट में ये लिख सकते हैं P2 V2 इज इक्वल टू NR T2। सिमिलरली P1 V1 इज इक्वल टू NR T1। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा W इज इक्वल टू NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस आर, या इसको मैं ये लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस आर। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपने को एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का एक्सप्रेशन मिलता है। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में गैस के द्वारा वर्क डन का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट अपन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी वो अपन देखते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस बेसिक डेफिनेशन से अपन C का एक्सप्रेशन ये लिख सकते हैं C is equal to 1 upon n dq by dt। यहाँ पे dq पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के दौरान हीट सप्लाइड टू द गैस है। हीट सप्लाइड टू द गैस को अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये लिख सकते हैं dq is equal to du प्लस dw। अब du की वैल्यू तो अपने पास ये रहेगी NCV dt, और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन का एक्सप्रेशन अपन ने अभी निकाला है। वर्क डन को मैं ये लिख सकता हूँ NR dt अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे स्मॉल r पॉलीट्रोपिक इंडेक्स को डिनोट कर रहा है। तो अगर du और dw की ये वैल्यू अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रखें
तो डी क्यू अपने पास ही आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस एन आर डी टी अपॉन 1 माइनस आर। और इसको अगर अपन एन डी टी से डिवाइड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 अपॉन एन डी क्यू बाई डी टी बन जाएगा, जो मोलर हीट कैपेसिटी सी को डिनोट कर रहा है। राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस स्मॉल आर। अब ये देखिए अपने पास ये आ गया मोलर हीट कैपेसिटी सी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर। सी वी की वैल्यू एडियाबेटिक इंडेक्स गामा की टर्म्स में ये होती है सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। तो मैं मोलर हीट कैपेसिटी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में ये लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर। ये मोलर हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पे एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अपने को आइडियल मोनोएटॉमिक गैस दी हुई है जो इनिशियली थर्मोडायनेमिक स्टेट ए में है। ए से ये एक लीनियर पाथ के थ्रू थर्मोडायनेमिक स्टेट बी में ट्रांजिशन कर रही है। तो अपने को सबसे पहले तो गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी पता करना है। सी की वैल्यू क्या होगी, हीट सप्लाइड टू द गैस क्या होगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या रहेगी ये पता करना है। देन गैस की इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा और फाइनल पार्ट में अपने को ये पूछा है गैस के द्वारा वर्क डन क्या होगा। तो सबसे पहले अपन मोलर हीट कैपेसिटी देखते हैं। अपने को ये पता करना पड़ेगा कि ये प्रोसेस आपकी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है या नहीं है। तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे P और V के बीच में जो कर्व है वो आपका लीनियर कर्व है। तो मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख देता हूँ। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन का इक्वेशन ये हो जाएगा P इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट K इंटू वी, या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं P V टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K। और इसको अगर अपन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के इक्वेशन ऑफ स्टेट से कंपेयर करें तो R की वैल्यू अपने को ये पता लग जाएगी, R की वैल्यू अपने पास -1 आ जाएगी। तो अब अपन मोलर हीट कैपेसिटी लिखेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन ये होगा C इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस R। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 5/3 होती है। तो अपन गामा की जगह तो 5/3 पुट कर देते हैं, R की जगह -1 पुट कर देते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी R अपॉन 5/3 -1 प्लस R अपॉन 1 माइनस 1। या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 5/3 -1, ये 2/3 हो जाएगा। 2 तो नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा। और सेकंड टर्म अपने पास ये आ जाएगी R अपॉन 1 माइनस 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 हो जाएगा। यानी अपन इसको ये लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 2R। C की वैल्यू अपने को पता लग गई है। पार्ट 1 अपन ने सोल्व कर लिया है। अब चूंकि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में C कांस्टेंट होता है तो डेल्टा Q की वैल्यू आप तुरंत पता कर सकते हो। डेल्टा Q के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। यहाँ पे गैस थर्मोडायनेमिक स्टेट A से B में ट्रांजिशन कर रही है। मैं C की वैल्यू तो 2R पुट कर देता हूँ। तो अपने पास ये आ जाएगा 2NR। डेल्टा T की जगह अपन TB माइनस TA पुट कर देते हैं। अब मैं अगर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करूं तो फाइनल स्टेट में तो ये आ जाएगा PB VB
इज इक्वल टू NRTB, और इनिशियल स्टेट में अपन ये लिख सकते हैं PAVA इज इक्वल टू NRTA। तो मैं डेल्टा Q को ये लिख सकता हूँ ट्वाइस PBVB माइनस PAVA। अब ये देखिए PB की वैल्यू 2P0 दी हुई है, PA की वैल्यू P0 दी हुई है, इसी तरह से VB की वैल्यू 2V0 है और VA की वैल्यू V0 है। तो अपने पास ये आ जाएगा ट्वाइस 2P0 इंटू 2V0, ये 4P0 V0 हो गया, और PAVA हो जाएगा P0 V0। तो ब्रैकेट के अंदर 3P0 V0 बचेगा, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6P0 V0। अब थर्ड पार्ट में अपने को इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा है, तो डेल्टा यू के लिए तो यही एक्सप्रेशन होगा NCV डेल्टा टी। CV मोनोएटॉमिक गैस के लिए हो जाएगा 3/2 R। तो अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू 3/2 NR डेल्टा टी। डेल्टा टी को मैं TB माइनस TA लिख देता हूँ, और NR डेल्टा टी की वैल्यू अपन ऑलरेडी सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं। इसकी जगह अपन ये वैल्यू पुट कर देते हैं 3/2 NR डेल्टा टी को मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 NR डेल्टा टी की वैल्यू 6P0 V0 आई है, तो NR डेल्टा टी हो जाएगा 3P0 V0। तो मैं NR डेल्टा टी की जगह 3P0 V0 रख देता हूँ। तो अपने पास ये आ जाएगा 9/2 P0 V0। और फाइनल पार्ट में अपने को वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर सकते हैं। वर्क डन हो जाएगा डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। तो अपने पास ये आ जाएगा 6P0 V0 माइनस 9/2 P0 V0, और ये आएगा अपने पास 3/2 P0 V0। तो इस तरह से चारों पार्ट जो हैं वो अपन ने कैलकुलेट कर लिए हैं। अल्टरनेटिवली अपन ऐसा कर सकते थे कि PV कर्व का एरिया कैलकुलेट करें, उससे अपने को वर्क डन मिल जाएगा। डेल्टा U तो NCV डेल्टा T के बराबर होगा, तो जब W और डेल्टा U कैलकुलेट कर लोगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको डेल्टा Q मिल जाएगा, और डेल्टा Q मिल जाएगा तो उसको N डेल्टा T से डिवाइड करके अपन C पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज के वीडियो में पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के हर एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा।